तो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न एंड फन। तो आज हम फिर से ले आए हैं साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, वो भी पार्ट 2, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम पार्ट 2 लाओ। तो आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2, वो भी नोट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना पार्ट 1 ख़त्म करा था, तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। अम्ल, अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। यानी कि अगर हम अम्ल व क्षारक को धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएं तो उनके साथ क्या क्रिया होती है वो पढ़ते हैं। पहले मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ इसका। हम इसको रेड रखें, ब्लैक रखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो अम्ल के लिए हमने ले लिया है 2HCl और धातु कार्बोनेट के लिए लिया है हमने Na2HCO3। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है लवण प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O। तो इनके मिलाने के बाद अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो पहले आपको CO2 और जल का आपको पता है तत्व क्या होता है, H2O। तो CO2 और H2O आपको अलग कर लेना है और फिर जो बचे रहेंगे वो आपको लवण के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी कि अम्ल की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। और अम्ल को अगर हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी कि जो हमें धातु कार्बोनेट में प्राप्त होता है वही हमें बाइकार्बोनेट में भी प्राप्त होता है। तो हम ले लेते हैं अम्ल के रूप में हम ले लेते हैं 2HCl और धातु बाइकार्बोनेट के रूप में हम ले लेते हैं NaHCO3। अब इसमें आपको मैंने ऊपर भी बताया था, इसमें आपको CO2 और H2O अलग कर लेना है और जो आपको प्राप्त हो उसे एक साथ लिख लेना है। ठीक है, अब आ जाता है क्षारक। कि क्षारक भी धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं? नहीं, ये नोट है, ये ज़रूर कर लेना, ये नोट है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षारक भी इनके साथ अभिक्रिया करता है। नहीं, क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। ठीक है, ये नोट है, ये भी रख लेना। नोट ऐसे आपको लिखना है नोट, और फिर आगे ये वाली लाइन लिख लेना है। CO2 को चूने के पानी यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हो, ये भी लिख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आ जाता है अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया। आप लोगों के मन में ये तो क्वेश्चन होगा ही कि यदि अगर हम अम्ल के विलयन व क्षारक के विलयन को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। वैसे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है जब अम्ल व क्षारक को मिलाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं। 1 मिनट, पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा है, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, रुकिए। हाँ, इतना ठीक है। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। यानी कि लवण व जल का निर्माण कब होता है? जब अम्ल व क्षारक जो है एक दूसरे के पर मतलब जब एक दूसरे में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी कि पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। और एक सामान्य जल या लवण, नमकीन पानी, इस लवण को नमक का पानी कहते हैं या नमकीन कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि नमक जैसा स्वाद होता है लवण का। ठीक है, ऐसे। और फिर अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए आप ये रख सकते हैं, जिससे लिख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है अम्ल प्लस क्षारक को, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम अम्ल व क्षारक को मिलाएंगे तो हमें लवण व जल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अम्ल व क्षारक की प्रबलता। यानी कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है?
किसी अम्ल व क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा, यहाँ पर थोड़े अच्छे से लिखा नहीं है लेकिन इसमें बता देती हूँ इधर क्या लिखा है। किसी अम्ल व क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा प्राप्त H, ये H प्लस आयन लिखा है, H प्लस आयन व OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि H प्लस हमें पता है ये होता है अम्ल, क्योंकि ये जल में अम्ल का होता है, और ये होता है क्षारक। यानी कि किसी अम्ल व क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा H प्लस आयन व OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी कि ताकत हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सार्वभौमिक सूचक होता क्या है? सार्वभौमिक सूचक ये अनेक सूचक का मिश्रण होता है। ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी कि ये किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन जो है उसकी सांद्रता को रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये आपकी बुक में, यानी कि एक मिनट, ये जो है ये डायग्राम जो है वो आपकी बुक में दे रखा है। इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक मिनट रुकिए, हम ब्लू को इसमें इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है ब्लू। एक मिनट, और ये हम वाइट कर लेते हैं। यहाँ हो गया है, नहीं इसको हम दूसरे कलर में कर लेते हैं, ब्लैक कलर में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है ब्लैक। ऐसे ही आपके में कुछ डायग्राम दे रखा है ना। कमेंट में बताना अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपको इसके नोट्स भी कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रुक जाइए, चलिए, आपके में ऐसे ही डायग्राम दे रखा है। एक मिनट 2 सेकेंड। हाँ, अब बन गया है। ये जो हमने नीला नीला आपको यहाँ दिख रहा है वो है H प्लस, और ये जो है यहाँ पर एक डंडी है, और ये जो है ये OH माइनस। OH माइनस यानी कि ये है क्षारक। क्या है, एक मिनट रुकिए, ये है क्षारक और ये है अम्ल। ठीक है, अम्ल। ठीक है, अम्ल है। अब आप वो सोच रहे होंगे कि ये जो, एक मिनट, ये जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो तो अम्ल में भी दिख रहा है, अम्ल में भी पाया जा रहा है ये ब्लैक ब्लैक। तो लेकिन तो आप कहेंगे कि अम्ल व क्षारक का मिश्रण है तो यहाँ तो लवण बनना चाहिए। हाँ, लेकिन सुनिए, जिसकी सांद्रता अधिक होगी, यहाँ हमें दिख रहा है कि नीला वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है और काला वाला पार्ट यहाँ पर कम है। यानी कि ये जो है पूरा एक अम्ल है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा सांद्रता होगी वही अम्ल माना जाएगा या फिर क्षारक माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीला नीला जो है वो अम्ल है, यानी कि इसमें भी अम्ल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्षारक होगा। ठीक है, और बीच में जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जब ये अम्ल व क्षारक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हमने पढ़ा था जब ये एक दूसरे पर क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि नमकीन पानी। ठीक है, अब ये pH का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़े समझ लेते हैं। pH का मतलब होता है, अगर pH यानी कि pH जो है 7 में होगा तो उदासीन होगा। उदासीन अभी हमने समझा था, जब अम्ल व क्षारक मिलता है तो उदासीन कहलाता है। ठीक है, और जब pH कम होगा, यानी कि यहाँ पर pH कम दिख रहा है आपको, pH कम दिख रहा है तो ये अम्ल होगा। और जब pH ज़्यादा हो, देखिए pH का मुंह ज़्यादा खुला है, मतलब pH की तरफ मुंह खुला है, तो वह क्षारक होगा। ठीक है, अब दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी कि pH का महत्व क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर 7.8 pH में कार्य करता है, और इससे ज़्यादा कार्य करेगा तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। वर्षा का जल pH का मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी के डंक अम्ल में पाया जाता है, मतलब मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिलो, ऐसे कुछ अम्ल वो पाया जाता है जिसमें जलन व दर्द महसूस होता है। ठीक है,
अब लवण पर लेते हैं। लवण क्या होता है? लवण अम्ल व क्षारक से मिलकर बना रहता है। लवण अम्ल ऐसे, ठीक है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोट्स के लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा कमेंट लिखिए और आपके पर्सनल नंबर पर हम भिजवा देंगे, वो भी फ्री। बस अपना नंबर ड्रॉप करके जाना।